तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। यानी किसी मटेरियल के अंदर अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जगाना चाहते हो, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कैसा सब्सटेंस या कैसा मटेरियल आपके पास है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ भी सकती हैं, कुछ समय के लिए आ सकती हैं या परमानेंट भी आ सकती हैं। ठीक है ना, डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। तो होता क्या है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का गोल घूमना बेसिकली चार्ज का मोशन है, तो चार्ज के मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट तो क्रिएट हो ही रहा होगा, है कि नहीं। तो उन्हें हम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। जैसे कि एक मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, उसी तरह से ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो इन ऑल मटेरियल electrons have magnetic moment in the orbit। ठीक है ना। तो this can be assumed as a magnetic dipole, क्योंकि इसका भी एक डायपोल मोमेंट आएगा। याद है किसी को क्या होता था डायपोल मोमेंट? I इंटू ए। अगर एक लूप के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, ए उसका एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम I इंटू ए से बताते थे। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि एटम्स ढेर सारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बोला जाए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, क्योंकि सारे के सारे ओरिएंटेड रैंडमली हैं, ऑफ एटम्स गेट्स कैंसल्ड आउट। तो है क्या कि हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट तो करना चाह रहा है, लेकिन अब ढेर सारे एटम्स हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सभी रैंडमली ओरिएंटेशन में मूव कर रहे हैं लगातार, तो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली हम ये कह देते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, वो कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है ना। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट in normal situation is zero। ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रख दो, ठीक है ना, इफ द मटेरियल is kept in external magnetic field, तो जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, उसी तरह से एक मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें केसेस आ जाते हैं। केस ए हो जाता है all the atoms with non-zero magnetic moment, क्योंकि सब अपना अपना तो कुछ बना ही रहे थे, align in the direction of magnetic field, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है मटेरियल के अंदर, वो सारे एटम्स जिनमें कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आ रहा था,
जिनका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो था, वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना। जबकि दूसरे केस में क्या होता है, मान लो कि हम ऐसे एक मटेरियल की बात करें। देखो दो तरह की चीजें हो सकती है ना। एक तो क्या था कि ढेर सारे एटम्स जो थे उन सभी ने मैग्नेटिक मोमेंट तो बनाया, पर वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया मटेरियल के लिए, है कि नहीं। तो ये सिचुएशन पैरामैग्नेटिक की होती है। पैरामैग्नेटिक में हर एक एटम एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा था, पर ओवरऑल सैंपल के लिए वो चीज जीरो हो जा रही थी। तो जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई, लगाई, तो फिर वो सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में आ गए और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर आ जाएगी, है कि नहीं। तो उसे तो आप क्या कह देते हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कह देते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, इफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज जीरो। अब एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो इसमें तो क्या हो रहा था कि हर एक एटम का एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, पर ओवरऑल सैंपल का जीरो आ जा रहा था। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी दूं, एटम का नॉन जीरो आता है मैग्नेटिक मोमेंट और सैंपल का जीरो आता है मैग्नेटिक मोमेंट इन नॉर्मल सिचुएशन, इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल जिनमें ये हर एक एटम का ही जीरो आ जा रहा था। तो जब आप उनके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड distorts the electron's orbit and induces a magnetic field and induces a magnetic moment in opposite direction, in opposite direction। तो इनमें क्या हुआ, क्योंकि वो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब मिलके एक दूसरे का हर एटम के लिए जीरो कर दे रहे थे। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उससे इनकी ऑर्बिट जो होती हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, और ऑर्बिट के डिस्टॉर्ट होने से देखा गया कि इनमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। यानी इनके लिए अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात की जाए, नॉर्मल सिचुएशन की बात की जाए तो हर एक एटम का जीरो मैग्नेटिक मोमेंट था और पूरे सैंपल का भी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट था। वो तो ऑब्वियस था, अगर एक एटम का ही जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है हर एक एटम का, तो सैंपल का भी जीरो हुआ करता था। लेकिन अब हम ये कह देते हैं कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी पैरामैग्नेटिक के लिए बताया जाए तो अगर ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये अंदर अपने एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करते हैं। जबकि डायामैग्नेटिक के लिए बोला जाए तो अगर ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पैदा कर लेते हैं। क्लियर हुई क्या बात। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि बी नेट इनसाइड पैरामैग्नेटिक कैसा होगा। अरे आलसियों बोल दो, बी नेट इनसाइड पैरामैग्नेटिक वो होगा ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
जबकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायामैग्नेटिक ये हो जाता है लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। तो मैं कह सकता हूं कि इन पैरामैग्नेटिक phenomena similar to diamagnetic जो है बेसिकली डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिट्स also takes place but is negligible जो सेम डायरेक्शन में अलाइन करके पैरामैग्नेटिक में एक्सटर्नल फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनके कंपैरिजन में डिस्टॉर्शन वाला जो अपोज करने वाला फील्ड है वो बहुत ही कम होता है। समझ आ रहा है? अब कुछ मटेरियल और ज्यादा तगड़े होते हैं, ठीक है ना। इन सम मटेरियल dipoles align themselves in one direction even in absence of external magnetic field। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि खुद के डायपोल्स को अपने आप ही अलाइन कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, causes large मैग्नेटाइजेशन। तो इनमें जो मैग्नेटिक नेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही अलाइन हो रहे थे, आपने जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई अब तो ढेर सारे उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल को हम कह देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए या इनमें मैग्नेटिक नेचर लाने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, पर अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो फिर इनका मैग्नेटिक नेचर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ आया? तो यही मटेरियल बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स के काम में आते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं। समझ आया? तो मैग्नेटाइजेशन है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन क्या है? बेसिकली इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड generates magnetic field in direction of external magnetic field, it is called मैग्नेटाइजेशन। अरे समझ आई क्या बात? इसको आप कहते हो मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में और पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किस मात्रा में मैग्नेटाइजेशन पैदा हुआ है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a magnetized material is called magnetic intensity. समझ आई बात? बेसिकली टोटल सब्सटेंस की आपको अगर पता है कितना मैग्नेटिक मोमेंट उसमें जागा है, उससे अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हो तो उसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम कहते हैं। यानी I हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम। ठीक है ना? यूनिट हो जाती है इसकी एम्पियर पर मीटर। नोट डाउन कर लो सभी फॉर्मूला, हो सकता है क्वेश्चन करने पड़े। ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म है अगली, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह दिया जाता है इसी को। ठीक है ना? तो द कैपेबिलिटी, क्षमता, द कैपेबिलिटी ऑफ अ फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, ठीक है ना? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाई है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग अगर आप लगाओगे तो ज्यादा क्षमता होगी, वीक लगाओगे तो कम क्षमता होगी। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अ फील्ड बेसिकली टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस is expressed as वेक्टर h। h वेक्टर से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? कि किसी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी क्षमता है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है, Okay, I found this on the web for substance for इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एच वेक्टर बेसिकली जो कि ये बता रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है वो कितनी स्ट्रांग है, बेसिकली वो आपको बता देती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? सच अ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन फील्ड। सच अ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन फील्ड। जो फील्ड हम लगा रहे हैं सब्सटेंस में मैग्नेटिक नेचर पैदा करने के लिए, उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन फील्ड। ठीक है ना? तो एच वेक्टर, इसे हम डिफाइन करते हैं b बाय म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर से। ठीक है ना? तो b तो आपने जो फील्ड अप्लाई की है वो है, माइनस आई आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना इंड्यूस हो गया है वो है, और h आपको बता देगा नेट मैग्नेटाइजेशन फील्ड कितनी आपने लगाई थी। क्लियर है? अगली टर्म जो हमें पढ़नी है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सुना सुना लग रहा होगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू। तो इसे हम डिफाइन करते हैं बेसिकली, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करते हैं
तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है वो, ठीक है ना। बी वेक्टर inside a magnetized substance, inside a magnetized substance to magnetic intensity H of the magnetization field तो म्यू हो जाता है बेसिकली B/H। अब हमें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग मीडियम में अलग अलग आती है, याद है कि नहीं आपको? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो बेसिकली आपने जो फील्ड अप्लाई की है वो तो है H वाली। देखो यहाँ पे जो फील्ड हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पे अप्लाई की है वो तो है ये, और किसी मीडियम में जाएगी तो म्यू से मल्टीप्लाई होती थी कि नहीं होती थी? तो वही है नेट फील्ड इन अ मीडियम। तो बस थोड़े से सिंबल आ गए हैं, वही चीज, ठीक है ना। अगली टर्म है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ठीक है ना। तो ये तो बस किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट, इसके रेशियो को हम कह देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यह है ऑफ मीडियम, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नेट बी जो हो रहा था, किसी भी नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ किसी मटेरियल के अंदर अपॉन मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता वैक्यूम के अंदर, इसके रेशियो को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो सेम ही रहने वाली है। जो आपकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड है ये तो सेम ही है, बस मीडियम चेंज करने से नेट फील्ड आपकी बदलती रहती है। तो वही रेशियो किसका आ जाएगा? ठीक है ना। अब बस पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, जो कि सीधी सी बात है। नेट फील्ड जो है वो अप्लाइड फील्ड से क्या होती है? बड़ी होती है ना। डायामैग्नेटिक में म्यू आर जो है वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि जो डेवलप्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और फेरोमैग्नेटिक में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, 1 से वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसमें तो पहले से ही सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी और एक्सटर्नल फील्ड लगाने से तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी गई है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना, इसे XM से डिनोट कर दिया जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये बस आपको ये बताता है कि किसी मटेरियल को कितनी आसानी से आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ease with which a substance can be magnetized, a substance can be magnetized, ये आपको बताएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये भी एक रेशियो है, वैसे हम डिफाइन करते हैं I/H से। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपने अप्लाई की है H अपॉन I, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है किसी के भी अंदर। इसको परमिएबिलिटी के साथ भी रिलेट कर दिया जाता है, म्यू आर इज 1 प्लस XM। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने। इंपॉर्टेंट मतलब यही चीज है जो याद रखनी है।
ठीक है ना, रटने वाला चैप्टर है मेनली। तो फिर से देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा। पैरामैग्नेटिक के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ससेप्टिबिलिटी घट जाती है, और ये इन अकॉर्डेंस विद है क्यूरीज लॉ। ठीक है ना। जबकि डायामैग्नेटिक की बात करें तो उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उनकी मैग्नेटाइजेशन की क्षमता ही बड़ी कम है। और तीसरा फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी भी मैग्नेटाइजेशन ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, घटती रहती है। एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती है जिसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर तो बेसिकली टेम्परेचर at which ferromagnetic turns into paramagnetic, यानी वो खुद से जो अपना पहले से रखते थे वो प्रॉपर्टी इनमें गायब हो जाएगी। इनका ओवरऑल क्या होने लग जाएगा, सैंपल के लिए 0 मैग्नेटिक मोमेंट होने लग जाएगा। जो इनका बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, जैसे आयरन के लिए ये 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस पे फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक आयरन के केस में। ठीक है ना। तो ये बात चल रही है किस चीज की, अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से पास कर रही होती है, तो उसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होने लग जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो वहां पे एक तरह की चीज होती है, लॉस होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहां बात की जाएगी रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी की। तो रिटेंटिविटी से तो समझ आ ही रहा है आपको, कितना रिटेन कर पाएगा वो मैग्नेटिक नेचर को। ठीक है। कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी क्या है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है ना। हम्म। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि अगर आप अनमैग्नेटाइज्ड iron piece when kept in magnetic field, when kept in magnetic field, its magnetization increases non-linearly until it reaches a maximum value, a maximum value। ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से कि ये है आपकी अप्लाइड जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाई है, और ये उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आयरन के अंदर आएगी, तो ग्राफ जो आपको दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेता है। समझ आ रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू उसने क्या कर ली है, रीच कर ली है। तो इस कर्व को कहते हैं हम मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है ना, आयरन के लिए।
तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, अब देखो क्या होगा। यहाँ तो आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो उसने सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन किया अपने डायपोल्स को, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू को रीच हो गई। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करना शुरू करूं, तो उसकी अंदर की नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जानी चाहिए, कम होने लग जानी चाहिए, है कि नहीं। तो देखा गया कि वो सेम पाथ को रिट्रेस नहीं करती है, ठीक है ना, उसका पाथ थोड़ा सा अलग आता है। कुछ इस तरह से डीमैग्नेटाइजेशन शुरू होता है। अगर आप उल्टी करने लग जाओ, आप डिक्रीज करने लग जाओ एच की वैल्यू को, तो कुछ इस तरह का दिखता है। और जब आप एच को जीरो भी कर दोगे, तब भी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर जीरो नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी रह जाती है। ये जो वैल्यू मैं इसे बी कह देता हूं अगर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू बी, इसे आप कहते हो क्या, रिटेंटिविटी, ठीक है ना, या रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन तो हुआ क्या कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो थी एच, उसे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। इनिशियली उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान ली, मैग्नेटिक फील्ड नेट बढ़ती गई एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची। उसके बाद अगर आपने एच को डिक्रीज करना भी शुरू किया, तो नेट कम हुआ। फिर एच को जब आपने जीरो कर दिया, यानी इनिशियल सिचुएशन पे ले गए, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह गई। इसे हम कह सकते हैं रिटेंटिविटी, या फिर रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। रेसिड्यू बच जाता है ना, रेसिडुअल इंडक्शन, ये भी इसे बोला जाता है। फिर आपने अगर एच की डायरेक्शन रिवर्स कर दी और उल्टे डायरेक्शन में लगाने लगे, तो देखा गया कि वो घटने लगी, घटी आई की वैल्यू, और एक समय पे जाके वो जीरो हुई, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, when h is reversed, when h is reversed, demagnetization starts, demagnetization starts, डीमैग्नेटाइजेशन शुरू होता है, ठीक है ना। और आई जीरो करते हो, तब आप देखोगे कि आई जीरो करने पर एच जो है वो जीरो नहीं रह सकता, यानी कुछ ना कुछ एच की नेगेटिव वैल्यू आपको लगानी पड़ रही है, तब जाके आई जीरो हो रहा है। सिमिलरली ये नेगेटिव में एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है, फिर अगर आप एच को कम करो, फिर आता रहता है, फिर आई जीरो करने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव में लगानी पड़ती है। यानी इनिशियल सिचुएशन पे हम कभी वापस से नहीं पहुंच पाते, जब बाहर से फील्ड ना लगाने पर भी आयरन के अंदर फील्ड जीरो थी, वो सिचुएशन कभी नहीं आ पाती, ठीक है ना। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हो कि एक्सटर्नल कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें लगानी पड़ेगी, एच की वो वैल्यू, ताकि इंडक्शन जीरो हो जाए। ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, इसे हम कहते हैं कोअर्सिविटी। एच की वो वैल्यू, ठीक है ना, जिसके लिए कि इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल क्या हो जाता है, जीरो। एच की वो नेगेटिव वैल्यू या ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए कि इंडक्शन अंदर जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं कोअर्सिविटी। तो दोनों टर्म क्लियर होनी चाहिए, रिटेंटिविटी क्या है, कोअर्सिविटी क्या है। मैं फिर से अगर बोलूं, तो आपके पास एक आयरन का पीस था जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आपने एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई, देखा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, और एक समय पे एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गई। अब आपने अगर मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटा के जीरो भी कर दिया, तो भी देखा जाता है कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है इतनी। फिर आप क्या करते हो, उसे खत्म करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, और देखा जाता है कि उस रिवर्स में एच की वो वैल्यू जिसके लिए कि नेट इंडक्शन आयरन पीस के अंदर जीरो होता है, उसे हम कहते हैं कोअर्सिविटी। तो इस तरह का जो कर्व बनता है, इसे हम हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक पूरा साइकिल है इस तरह का। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है।
तो एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल is equal to the area of loop, ठीक है ना। बस, तो आपसे अगर कोई लॉस निकालने को कहता है तो आपको एरिया ऑफ द लूप निकालना होता है। अब आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो इसे मैंने लिख दिया है बस, जेई में तो कभी पूछने नहीं वाले। जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो दोनों के लिए अगर कर्व बनाया जाए I वर्सेस H का, तो एक कर्व ये बनता है, ठीक है ना, और दूसरा कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो कर्व है ये है आपका स्टील के लिए, और ये जो कर्व है ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। तो बता सकते हो किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है? रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है? रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इज मोर, दिख भी रहा है हमें, ये देख रहे हो आप, रिटेंटिविटी, ठीक है ना। जबकि कोअर्सिविटी की बात की जाए तो कोअर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इज लेस, किसकी ज्यादा है? स्टील की ज्यादा है। तो लॉस किस में ज्यादा है? तो हिस्टेरेसिस लॉस इन सॉफ्ट आयरन कोर इज मोर, इन सॉफ्ट आयरन कोर इज मोर, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट्स अगर आपको बनानी है, परमानेंट मैग्नेट्स अगर बनानी है तो उनके लिए हाई रिटेंटिविटी चाहिए और हाई कोअर्सिविटी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ढेर सारी लगानी पड़े अगर उसको नेट जीरो करना है अंदर तो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टील इज मोर सुइटेबल टू कंस्ट्रक्ट परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स। जबकि सॉफ्ट आयरन कोर आपके लिए ज्यादा काम कहाँ आएगा? सॉफ्ट आयरन कोर इज आइडियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो कि टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कम रिटेन कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा क्या होगा? सॉफ्ट आयरन कोर।